और उस मुलाकात के बाद अलीमा खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को 3 ऑफर्स हुई थी जो इमरान खान साहब ने रिजेक्ट कर दी थी। अलीमा खान का ये कहना है कि इन्हें ऑफर हुई थी कि 3 साल खामोश रहें और इसके बाद इन्हें रिहा कर दिया जाएगा। यानी सिर्फ इन्होंने एक शर्त मानी है कि ये 3 साल खामोश रहेंगे और किसी किस्म का सियासी बयान नहीं देंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि 3 साल तो क्या, मैं 3 मिनट भी खामोश नहीं रह सकता इस जुल्म के जो ज़ाब्ते हैं उनके खिलाफ और इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ, क्योंकि मैं तो बर्दाश्त करने वाला आदमी नहीं हूं, मेरे साथ आवाम है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये 3 साल की खामोशी की ऑफर इन्हें कब की गई थी, क्यों की गई थी और उसके अवस इमरान खान साहब को क्या मिल रहा था? क्या वो सिर्फ अपने घर में बैठ सकते थे या वो पॉलिटिक्स कर सकते थे? ये एक मिस्ट्री है और इस मिस्ट्री से रिलेटेड एक सवाल है जो आगे चल के मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा, अलीमा खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब से मुतालबा किया गया था कि वो 26वीं तरमीम पे खामोश रहें, लेकिन इमरान खान साहब का ये कहना था कि मेरी जद्दोजहद रूल ऑफ लॉ के लिए तो मैं तो बिल्कुल खामोश नहीं रहूंगा और 26वीं तरमीम को कबूल नहीं करूंगा। यहाँ पे कैच ये है कि अगर इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि 26वीं तरमीम अप्रूव हो, तो फिर ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर इनकी पार्टी नेगोशिएट क्यों कर रही थी? उसने गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट किया, उसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बाकायदा नेगोशिएट किया और कुछ ऐसी दफात थी, कुछ ऐसी चीजें थी जो उन्होंने 26वीं तरमीम से निकाली और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मीडिया टॉक के अंदर ये क्लेम किया था कि हमने इस सांप का जहर निकाला है, वरना ये पाकिस्तान के अंदर मार्शल लगवाना चाहते थे। अब यहाँ पे सवाल फिर वही पैदा होता है कि अगर इमरान खान साहब ने मना कर दिया था तो फिर पार्टी मुज़ाकरात क्यों कर रही थी? वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो टांगा है उसके साथ क्यों लटकी हुई थी? ये एक सवाल है ना। कि और दूसरा ये है कि क्या ये सारी ऑफर्स उस वक्त की गई थी जब 26वीं तरमीम अप्रूव करवाई जा रही थी? और अगर ऐसा है तो फिर इमरान खान साहब को बताना चाहिए और पार्टी के उन तमाम लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए जो इमरान खान साहब के हुक्म के बावजूद, उसके बरक्स बल्कि वो 26वीं तरमीम के ऊपर डायलॉग करते रहे मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ और गवर्नमेंट के साथ। तो ये अजीब सी बात है कि एक साइड पे मुज़ाकरात चल रहे थे, दूसरी साइड पे इमरान खान साहब इनकार कर रहे थे। और तीसरी चीज़ ये है कि उन्होंने कहा कि 9 मई पे माफ़ी मांग लें, तो इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई पे माफ़ी वो मांगे जिन्होंने सीसीटीवी चुराई थी। अब यहाँ पे भी एक सवाल पैदा होता है कि बहुत सारे इनके वर्कर्स हैं, बहुत सारे इनके लीडर्स हैं जिन्होंने 9 मई के ऊपर मजम्मत भी की और उसके साथ बाद माफ़ी भी मांगे और साथ साथ इमरान खान साहब आज भी माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि माफ़ी किस टाइप की होनी चाहिए और सिद्ध के दिल से माफ़ी कैसे होगी, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि माफ़ी मांग ली जाए और उसके बाद दोबारा इन्हें जेल के अंदर ही रखा जाए, इनकी सजाएं कम ना हो। तो वो एक गारंटी चाहते हैं कि मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन आपके ऊपर लाजम है कि फिर आप अपना वादा पूरा करें। अब ये वादा पूरा क्यों नहीं हो सकता, क्या खर्चा है, ये आने वाले दिनों में मैं पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि कौन कर रहा था, किस तरह कर रहा था। तो आखिर में अलीमा खान साहबा के जरिए इमरान खान साहब के लिए एक सवाल है कि ये बताएं कि ये तीनों ऑफर इन्हें की किसने थी? क्या गवर्नमेंट के किसी बंदे ने की, क्या एस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे ने की? और ये जो तीनों ऑफर्स हैं ये इंडिया और पाकिस्तान की जंग से पहले की है या इंडिया और पाकिस्तान की जंग की बात की है? और फिर ये जो प्रपोजल थी लेकर कौन आया था और इमरान खान साहब ने किसको इनकार किया था? ये सवाल है। मेरा ख्याल है अगर इमरान खान साहब इसकी वजाहत कर देंगे तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन इस तरह एक दुम पकड़ के आप घर जाके वहां पे इस टाइप की क्लेम करना शुरू करते हैं तो फिर इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो ये एक मिस्ट्री है जो इमरान खान साहब अनसॉल्व नहीं करना चाहते या वो इसमें उनकी कोई खास उनको फायदा नजर नहीं आ रहा। इसके साथ साथ अली जफर साहब ने एक क्लेम किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे एस्टैब्लिशमेंट के लिए दरवाजे खुले हैं, वो आके मुज़ाकरात करें, लेकिन ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए होंगे, पाकिस्तान की तरक्की के लिए होंगे और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मसाइल है उनके हल के लिए होंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ दो और कुछ लो नहीं होगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, तो फिर मुज़ाकरात किस चीज़ के हैं? और जाहिर है जब भी मुज़ाकरात किए जाते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि आप कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं, गिव एंड टेक है ना जी। इसके अलावा तो मुज़ाकरात की तुक नहीं बनती। तो आप अगर बड़ी फराख दिली के साथ पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं और उसके बदले में कुछ नहीं लेना चाहते तो फिर तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उस फराख दिली के साथ आपको फिर इस किस्म के क्लेम नहीं करने चाहिए कि ये याया खान 2 है, पार्ट 2 है, या इस टाइप का क्लेम नहीं करना चाहिए कि IMF को पाकिस्तान को कर्जा नहीं देना चाहिए। फिर इस टाइप के क्लेम आपको नहीं करने चाहिए कि पाकिस्तान इस जंग में हार गया था और इंडिया जीत गया था। और उससे पीछे भी अगर आप चले जाएं तो बहुत सारे ऐसे जवाब हैं जो मुल्क के खिलाफ हैं, जिनको हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की मदद के लिए इस टाइप के को बयान दिया गया। तो यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है कि अगर आपने जेल के अंदर ही रहना है, आपने लेना कुछ नहीं है, तो दूसरा ये है कि फिर आपको मुज़ाकरात करने की क्या जरूरत है। सेकंडली ये है फिर आप देंगे क्या पाकिस्तान को, ये भी एक सवाल है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी है जिसकी वजाहत करनी भी बड़ी जरूरी है कि जब से इमरान खान साहब जेल के अंदर गए पाकिस्तान के ऊपर तो अच्छा वक्त आया। पाकिस्तान देख लें, उसकी इकॉनमी देख लें आप कि कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रही है और बाहर से इन्वेस्टमेंट्स की प्लेज भी आ रही है। यानी बड़े मुल्क, बड़े बिजनेसमैन पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और अभी तो यहाँ पे जो मसलन अभी आप देख लें अज़रबैजान ने $2 बिलियन की पाकिस्तान के अंदर कमिटमेंट की है कि $2 बिलियन से वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। सऊदीज की तरफ से आ गए, यहाँ पर रेकोडिक के चल रहे हैं, सोने और कपर के बहुत सारी इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स है। आप स्टॉक एक्सचेंज देख लीजिए कहाँ से कहाँ चलेगी जिस वक्त इमरान खान साहब के दौर में थी। और इसके साथ साथ जितने दोस्त मुल्क हैं उनके साथ आप इस वक्त पाकिस्तान के ताल्लुकात को देख लें, इवन अमेरिका और पाकिस्तान के
के ताल्लुकात को देख लें, उसके अंदर कितनी बेहतरी आई। ये बेहतरी इससे पहले तो नहीं थी इमरान खान साहब के दौर में। और फिर सारी सड़कें खुली हुई हैं, किसी जगह कोई एहतजाज नहीं हो रहा, मार्केट्स ओपन है, इंडस्ट्री जो है वो पहले से बेहतरी की तरफ जा रही है। महंगाई के अंदर कमी उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत साइजेबल तब्दीली महंगाई के अंदर भी आपको नजर आ रही है। जो महंगाई के बढ़ने की शरह थी वो तो अब 1% तक आ गई हुई है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है। तो अब अगर पाकिस्तान को मजीद इमरान खान साहब को फेवर कर सकते हैं तो फिर इमरान खान साहब को बताना चाहिए कि मैं बाहर आऊंगा तो पाकिस्तान को ये फायदा होगा। लेकिन अगर इनकी मौजूदगी के बगैर पाकिस्तान को फायदा हो रहा है तो खुद आप अंदाजा लगाएं कि ये तो फिर बहुत बेहतर है, पाकिस्तान के लिए बड़ी आइडियल सूरत हाल है कि इमरान खान साहब अंदर है और पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। तो ये वजाहत भी बड़ी जरूरी है। मेरा ख्याल ये है कि बैरिस्टर अली जफर साहब को इमरान खान साहब के पास जाके पूछना चाहिए कि आप बताएं जनाब कि किस तरह पाकिस्तान की आप फेवर कर सकते हैं। साथ साथ उन्होंने अपनी पार्टी को धमकाया, उन्होंने कहा जो विकेट की दोनों साइडों पर खेल रहे हैं अब उनको फारिग होने का वक्त आ गया और उनको मैं वार्निंग दे रहा हूं। अब सवाल ये है कि आपने ऐसे खिलाड़ी क्यों चूज किए कि जो हमेशा विकेट की दोनों साइडों पर खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये भी तो इमरान खान साहब की गलती है कि आप एक बुरे आदमी को सिलेक्ट करके इलेक्ट करके उसको अपनी जगह बिठा के फिर उससे ये तवक्को करते हैं कि वो विकेट की दूसरी साइड पर नहीं खेलेगा। तो ये फॉल्ट किसका है, ये गलती किसकी है, ये भी इमरान खान साहब को सोचना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि कारकुन तैयारी कर लें, एक बड़ी तहरीक चलने वाली है और ये 5-6 दिनों के अंदर लाहेअमल आएगा। इससे बड़ी बड़ी तहरीकें इमरान खान साहब चला चुके हैं लेकिन आज तक उन तहरीकों का कोई नतीजा नहीं निकला। तो अब ये कौन सी तहरीक है जो इमरान खान साहब बड़े लेवल पर चलाना चाहते हैं और उस वक्त चलाना चाहते हैं जब जनरल आसम मनीर फील्ड मार्शल बन चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर पाक फौज जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और अब जो DGI-SPR किसी जगह जाते हैं तो उसी यूनिवर्सिटी के अंदर उन्हीं किस्म के तालिब इल्म जो इमरान खान साहब के सवाल उठाते थे वो अब इनके ऊपर गुलपाशी कर रहे हैं, वो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर किस किस्म का एहतजाज इमरान खान साहब लॉन्च करेंगे और उसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये भी तो इमरान खान साहब को बताना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि ये गाय की वो दुम है जो इमरान खान साहब ने पकड़नी शुरू कर दी है और उसका मकसद ये है कि जी मैं तो नहीं बैठना चाहता यहाँ पे, लेकिन ये गाय मुझे घसीट के ला रही है। वो पाकिस्तान को गाय बनाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि मैं तो नहीं आना चाहता था, मैं तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं बैठना चाहता था, मैं अपने मामलात को दुरुस्त नहीं करना चाहता था। ये तो गाय है जिसने मुझे पकड़ लिया और घसीट के उसने एस्टैब्लिशमेंट के सामने बैठा दिया कि बैठे और अपने मसाइल हल करें। तो अब ये मामला जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान साहब वाकई चाहते हैं कि मामलात सेटल हों, लेकिन उनके अंदर इतनी करज नहीं है कि वो इसके खुल के इसको बयान करें। वो फिर इसी किस्म की बातें कर रहे हैं ताकि इनकी इज्जत और अना भी बच जाए और मामला भी ठीक हो जाए। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब अब निकलना चाहते हैं इस सारे गर्दाव से, इस सारी दलदल से, लेकिन वो निकल पा नहीं रहे। दूसरी खबर, राफेल तैयारों पे फ्रांस और इंडिया के दरमियान इख्तलाफात शदीद होते चले जा रहे हैं। जो राफेल तैयारा बनाने वाली कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, उसने इंडिया से दरख्वास्त की कि हम इंडिया में आके अपने तैयारों का मुआयना करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि उनके अंदर फॉल्ट क्या क्या है ताकि आने वाले दिनों में हम इन फॉल्ट्स को रिमूव कर सकें। लेकिन इंडिया ने उनको अलाउ नहीं किया, उन्हें टेक्निकल मुआयने की इजाज़त नहीं दी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि इंडिया इस वक्त शर्मिंदा है और नहीं चाहता कि राफेल तैयारे बनाने वाली कंपनी जो वो ओपन बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम करे कि हमारे तैयारों के अंदर ये फॉल्ट्स हैं और हमने उसको रिमूव कर दिया। अब ये तैयारा दोबारा बेहतर है क्योंकि जो इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इंडिया के जो फॉल्स किस्म के दावे थे वो सारे के सारे खुल के सामने आ जाएंगे और दुनिया कहेगी कि देखें ये हमारे साथ झूठ बोलते रहे। तो इंडिया ने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से अब फ्रांस और इंडिया के दरमियान इख्तलाफात बढ़ना शुरू हो गए। साथ ही ये भी पता चल रहा है कि इंडिया के अंदर पायलट्स की शदीद कमी है, उनकी ट्रेनिंग का मसला है, जिसकी वजह से ये सारा मसला पैदा हुआ। राफेल जैसा तैयारा बर्बाद हो गया। अब कहा जाता है कि 2015 में जो पायलट्स हैं, टोटल पायलट है, उनकी कमी थी 486 और अब 2021 में जाके ये 596 हो गए थे और अब मजीद इसके अंदर इजाफा हो रहा है और इंडिया को 42 स्क्वाड्रन चाहिए जबकि इनके पास 31 स्क्वाड्रन है। तो अब मेरा ख्याल है इस फिगर से जो मोदी साहब है वो एयरफोर्स के अंदर मजीद इजाफा करना चाहते हैं, मजीद खर्च करना चाहते हैं। लेकिन ये याद रखें कि आप तैयारे खरीद सकते हैं लेकिन आप जज्बा नहीं खरीद सकते और ना ही जज्बा क्रिएट कर सकते और जज्बे में पाकिस्तानी पायलट और पाकिस्तानी फौज बहुत आ गया। इसके साथ साथ एक जो दूसरी खबर है वो इंडियन सेक्रेटरी खारजा इस वक्त अमेरिका में है और अमेरिका के अंदर नायब वजीर खारजा के साथ उनकी मुलाकात हुई और ये मुलाकात को बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई। विक्रम मिस्री साहब ये चाह रहे थे कि एक तो पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका से बयान दिलवाया जाए, लेकिन जो इलामिया जारी है उसके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म का कोई बयान नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया चाहता था वो अब मुमकिन नहीं रहा। इसके साथ साथ जो नायब वजीर खारजा उन्होंने कहा कि इलाकाई इस्तेहकाम और अमन जो है इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, यानी कि पाकिस्तान ये चाहता है कि इलाके के अंदर अमन हो और साथ साथ इस्तेहकाम आए। तो इस जो पाकिस्तानी मुतालबा है उसको भी अमेरिका ने इस वक्त तस्लीम किया है और जो इंडिया की तरफ से किया जा रहा था कि एक बैलेंस ऑफ पावर जो है इसको डिस्टर्ब किया जाए, तो वो मेरा ख्याल है नहीं हो पा रहा अमेरिका से। और जो अमेरिका सिर्फ जंग नहीं हार रहा बल्कि सफारती महाज के ऊपर भी उसे बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को हो रहा है।